जय हिंद, जय पीएससी। यूनिट 4 वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग आज कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यू सीरीज में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पुराने पेपर्स को देखकर उस बेसिस पर कुछ संभावित क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन से घास के मैदान ऐसे हैं जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं। तो देखते हैं, पहला दे रखा है डाउन्स घास के मैदान। तो क्या डाउन्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं? तो डाउन्स घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है लानोस घास के मैदान क्या दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं? तो लानोस घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में बिल्कुल पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो किस देश में पाए जाते हैं लानोस घास के मैदान? वेनेजुएला में। कहाँ? वेनेजुएला में। इसी तरह कैंपोस घास के मैदान है, ये भी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और सल्वास घास के मैदान भी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउन्स घास के मैदान है वो दक्षिण अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं। अब हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका एक बार। ठीक है, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय कहाँ पाए जाएंगे? तो एक होती है भूमध्य रेखा, एक होती है कर्क रेखा। इसको जूम कर लिया जाए एक बार। ये हो गई है, स्लाइड को देखिए आप एक बार। ये मकर रेखा, ये है भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा। तो जो मैदान कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में होंगे वो उष्णकटिबंधीय होंगे, और जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में होंगे वो भी उष्णकटिबंधीय होंगे। जबकि जो मैदान कर्क रेखा से ऊपर पाए जाएंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय होंगे, और जो मकर रेखा से नीचे पाए जाएंगे वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। तो जो डाउन्स है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, मकर रेखा से नीचे। तो डाउन्स घास के मैदान कैसे हो जाएंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय या टेम्परेट ग्रासलैंड हो जाएंगे। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, और वो शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। फिर सेकंड था लानोस घास के मैदान या लानोस ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला और कोलंबिया में। यहाँ ये साउथ अमेरिका हो गया, और ये वेनेजुएला और कोलंबिया जो देश है वहाँ पर लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। अब ये आप बताइए कि शीतोष्ण होंगे या उष्णकटिबंधीय? तो देखते हैं इनकी लोकेशन। ये है कर्क रेखा और ये हो गई है भूमध्य रेखा। तो कर्क और भूमध्य रेखा के बीच में कैसे पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। तो लानोस कैसे हो जाएंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। इसी तरह कैंपोस, ये ब्राजील में पाए जाते हैं, और ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में है। तो ये कैसे हो जाएंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। इसी तरह ये हो गए अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान। पंपास अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से घास के मैदान हो चुके हैं? लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में, कैंपोस ब्राजील में, और पंपास अर्जेंटीना में। सेम इसी तरह अफ्रीका में देख लें, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका में कौन से घास के मैदान है? सवाना घास के मैदान और वेल्ड घास के मैदान। तो सवाना घास के मैदान मध्य अफ्रीका वाले क्षेत्र में हो गए, और वेल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका में हो चुके हैं। इसी तरह देखो, डाउन्स हो गए ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड और कैंटरबरी ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में हो गए हैं। इसी तरह ये स्टेपी घास के मैदान, ये हो गया पूरा यूरोप और एशिया। तो यूरोप और एशिया के बीच में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान। और बुगियाल और मर्ग ये भारत में पाए जाते हैं। भारत में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से हैं? बुगियाल और मर्ग। तो लगभग जितने भी घास के मैदान थे वो कवर हो गए हैं। एक ये देख लीजिए प्रेरी घास के मैदान, ये कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा और अमेरिका के बीच में है। तो प्रेरी घास के मैदान कहाँ हो जाएंगे? कनाडा और अमेरिका में। इस तरह सारे घास के मैदान देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को छांटिए। हमें गलत जोड़ा बताना है इनमें से कि कौन सा जो है चारों ऑप्शन में से गलत जोड़ा है। तो देखते हैं पहला, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ए ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो ये कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला में। एक देश है फिलीपींस, वो एशिया वाले क्षेत्र में आता है। तो वो फिलीपींस मनीला में कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? ये है मेक्सिको सिटी में। अंतरराष्ट्रीय गेहूं सुधार केंद्र कहाँ पर है? मेक्सिको सिटी, जो मेक्सिको की राजधानी है, और मेक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय मक्का सुधार केंद्र, ये मेक्सिको सिटी में। तो 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। पहला, चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में ही है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय गेहूं सुधार केंद्र, ये भी कहाँ पर है? मेक्सिको सिटी में है। और अंतरराष्ट्रीय मक्का सुधार केंद्र, ये मेक्सिको सिटी में है। अब बचा है चौथा ऑप्शन डी, मतलब क्या लिखा है इसमें? अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र चाइना। तो डी हो जाएगा गलत, क्योंकि आलू अनुसंधान केंद्र चाइना में नहीं है। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पेरू, लीमा में। और पेरू देश किस महाद्वीप का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पेरू, लीमा में। एक बार फिर से देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पेरू, लीमा में है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता कार्यालय, ये कहाँ पर है? इटली में। जैव विविधता कार्यालय इटली। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस, मनीला। और अंतरराष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र मेक्सिको सिटी। अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र मेक्सिको सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश फियोर्ड तट के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा देश फियोर्ड तट के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, फ्रांस, इटली, नॉर्वे या जर्मनी। तो फियोर्ड तटों के लिए जो देश प्रसिद्ध है वो है नॉर्वे। कौन सा देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे। फियोर्ड तटों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फियोर्ड तट हिमानी ग्लेशियर निर्मित यू आकार के तट है। तो हिमानी जो ग्लेशियर्स हैं उनसे कई आकृतियां बनती है, एक यू आकार की घाटी भी बनती है, और जो ग्लेशियर द्वारा यू आकार के तट बनाए जाते हैं वही फियोर्ड तट कहलाते हैं। और फियोर्ड तटों के लिए जो देश जाना जाता है वो है नॉर्वे। नॉर्वे के पास और भी देश है, जैसे ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड, तो ये भी फियोर्ड तटों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मुख्यतः जो फियोर्ड तट के लिए प्रसिद्ध देश है वो है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और जो ये फियोर्ड तट है ये कैसे थोड़े छिछले छिछले और कटे फटे हैं। तो जो कटे फटे क्षेत्र होते हैं वो बंदरगाह के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। तो ये जो क्षेत्र है फियोर्ड तटों वाला क्षेत्र, ये बंदरगाहों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है या उचित स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइए, ब्लैक सी, काला सागर। तो पहले आपको इसकी लोकेशन दिमाग में लानी होगी कि ब्लैक सी या काला सागर कहाँ पर स्थित है वर्ल्ड में, और जो ब्लैक सी है उससे कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर बना रही है या नहीं बना रही है। ऑप्शन पर आते हैं रशिया, ईरान, यूक्रेन और टर्की। तो इन 4 में से कौन सा ऐसा देश है जो काला सागर या ब्लैक सी के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। ये है ब्लैक सी। देखिए, ब्लैक सी के साथ कौन जो है सीमा साझा कर रहा है? ब्लैक सी के साथ तुर्की सीमा बना रहा है। फिर दूसरा देश है जॉर्जिया सीमा बना रहा है। रूस सीमा बना रहा है इसके साथ। यूक्रेन भी सीमा बना रहा है। रोमानिया सीमा बना रहा है, और बुल्गारिया। ब्लैक सी के साथ कुल 6 देश जो है सीमा साझा कर रहे हैं। पहला हो गया तुर्की, जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन
रोमानिया और बल्गारिया। टोटल 6 देश जो हैं ब्लैक सी के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ईरान, क्योंकि ईरान जो है वो ब्लैक सी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। एक बार फिर से देख लीजिए और याद कर लीजिए कि ब्लैक सी के साथ कौन से 6 देश जो है सीमा बनाते हैं। रोमानिया बुल्गारिया, टर्की, रोमानिया बुल्गारिया टर्की, जॉर्जिया रूस और यूक्रेन। रोमानिया बुल्गारिया टर्की, जॉर्जिया रूस और यूक्रेन। अब जो ईरान है, ईरान हमारा आंसर हो गया। क्या दिया है कि कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? ईरान काला सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो फिर ईरान किस सागर के साथ सीमा बनाता है? किसी न किसी के साथ तो ईरान सागर सीमा अपनी शेयर करता है। तो देख लेते हैं, ईरान जो है कैस्पियन सी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसमें देख लेते हैं कैस्पियन सागर के साथ कौन कौन से जिले जो है सीमा बना रहे हैं। ये देखो, ये हो गया है कैस्पियन सागर। इसके साथ कौन कौन से देश सीमा बना रहे हैं? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और अजरबैजान। तो कुल 5 देश जो है वो कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। पहला हो गया ईरान, दूसरा हो गया तुर्कमेनिस्तान, तीसरा हो गया कजाकिस्तान, फिर रशिया या रूस और अजरबैजान। तो कुल 5 देश जो है वो कैस्पियन सागर के साथ सीमा बना रहे हैं। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और अजरबैजान। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो कि ब्लैक सागर और काला सागर, ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर दोनों में कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिले इनसे सीमा बना रहे हैं, कौन से नहीं बना रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लैक सी के साथ कुल 6 जिले सीमा साझा करते हैं और कैस्पियन सागर के साथ 5 जिले साझा करते हैं, जो हमने मैप में देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को छांटिए। प्रश्न आप समझ चुके हैं कि हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़े को छांटना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तर अमेरिका। तो क्या रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है? तो बिल्कुल सही, रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तर महाद्वीप में ही स्थित है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। बी ऑप्शन है एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका। तो ये भी सही है, क्योंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी और विश्व की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तीसरा सी ऑप्शन है आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप। तो ये भी सही है कि यूरोप में ही आल्प्स पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। और जो मध्य यूरोप है, मध्य यूरोप याद रखिएगा, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। और चौथा एटलस पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया। तो डी आंसर, जो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। कहा है गलत जोड़ा छाटने के लिए, और डी पेयर जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, न कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ऑस्ट्रेलिया में भी तो कोई सी न कोई सी होगी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये देखो कितनी लंबी फैली हुई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी। ये क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हमारा आंसर डी सही है, क्योंकि गलत जोड़ा छाटा था और गलत जोड़ा डी था। और ऑस्ट्रेलिया में एटलस नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये देख लीजिए एक बार फिर से, एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में पाई जाती है, न कि ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया आल्प्स, तो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसे क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया का आल्प्स। और पता है आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? तो आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में है। और ऑस्ट्रेलिया का आल्प्स किस पर्वत को कहा जाता है?
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों का क्रम, कभी क्रम पूछ ले कि कौन सी सबसे लंबी है, फिर सेकेंड, थर्ड, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी पूछ ले। तो देखिए पहला है एंडीज, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज, और किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। फिर दूसरी सबसे लंबी रॉकीज जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। तीसरी सबसे लंबी है हिमालय, सभी जानते हैं हिमालय तो हमारे एशिया में ही है, इवन भारत में ही है। और चौथी सबसे लंबी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया का आल्प्स जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजमिर की घाटी अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पहला फैक्ट हमें यहीं से मिल रहा है कि इजमिर की घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, अफीम उत्पादन के लिए। तो ये इजमिर की घाटी है किस देश में, हमें बताना है। इजमिर की घाटी अफीम उत्पादन के लिए है और किस देश में स्थित है। ऑप्शन है हमारे सामने जर्मनी, टर्की, अफगानिस्तान और इटली। तो जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग में अफगानिस्तान सबसे पहले आएगा क्योंकि अफगानिस्तान जो है अफीम उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। तो लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर अफगानिस्तान बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका सही आंसर है तुर्की। तुर्की में जो है इजमिर की घाटी पाई जाती है जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तुर्की आंसर इसका सही है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अफगानिस्तान है, परंतु इजमिर की घाटी अफगानिस्तान में नहीं है। इजमिर की घाटी कहाँ पर है, टर्की में। ठीक है, और ऑप्शन में क्या था हमारे, जर्मनी में। तो आप यही याद रखिए कि अभी इनके जो चांसलर है वो चेंज हुए हैं। अभी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स बने हैं, याद रखिएगा जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स। फिर हो गया हमारा टर्की में क्या है, इजमिर की घाटी है। अफगानिस्तान अफीम उत्पादन के लिए सबसे फर्स्ट रैंक इसी की आती है, अफीम उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होती है, अफगानिस्तान में। और डी है इटली। तो यूरोप का भारत, इटली किस महाद्वीप का हिस्सा है, यूरोप महाद्वीप का। और यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है, बताइए। यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है, तो यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है, इटली को। और इटली में एक नदी है पो नदी। कौन सी नदी है, पो नदी। तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली, और इटली में एक नदी है पो नदी जिसे क्या कहा जाता है, इटली की गंगा कहा जाता है। और इटली की राजधानी रोम है। और रोम किस नदी के किनारे है, रोम किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही जोड़े का चुनाव कीजिए। हमें देखना है कि कौन सा जो है ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही जोड़ा बताना है। पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, मिसिसिपी। तो मिसिसिपी क्या है, ये एक नदी है। यहाँ पर सभी देश दिए हुए हैं और सभी के सामने उनकी नदियां दी हुई है। पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका मिसिसिपी। तो पहला जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि मिसिसिपी नदी कहाँ पर है, मिसिसिपी नदी दक्षिण अमेरिका का हिस्सा नहीं है। तो मिसिसिपी नदी किस महाद्वीप का हिस्सा है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कौन सी नदी बहती है, मिसिसिपी नदी बहती है। वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी नदी। तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि मिसिसिपी कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका में, न कि दक्षिण अमेरिका में। बी ऑप्शन है उत्तर अमेरिका अमेजन। तो खैर अमेजन कंपनी उत्तर अमेरिका की है, लेकिन अमेजन नदी कहाँ की है, दक्षिण अमेरिका की। अमेजन नदी, अमेजन वर्षा वन, ये सभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हिस्से हैं। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत है क्योंकि उत्तर अमेरिका में नहीं है अमेजन नदी। अमेजन नदी किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तीसरा है यूरोप, यांगटीसिकियांग। तो यांगटीसिकियांग नदी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगटीसिकियांग या यांगजी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी है, न कि यूरोप की। तो सी वाला ऑप्शन है
है वो भी क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यांगत्से कियांग नदी किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में, और चाइना में बहती है। ये चाइना की सबसे बड़ी नदी है और एशिया की सबसे बड़ी नदी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये सी भी गलत हो जाएगा, ये यूरोप में नहीं है, एशिया में है। और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मर्रे डार्लिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल सही है, सही जोड़ा, क्योंकि मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मर्रे डार्लिंग। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन कवर होते हैं। दक्षिण अमेरिका में कौन सी नदी बहती है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी बहती है, और उत्तर अमेरिका में मिसिसिपी। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी नील नदी, और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगजी नदी, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मर्रे डार्लिंग नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल और जॉर्डन के बीच कौन सी झील स्थित है? अब हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि इजराइल कहाँ पर है, जॉर्डन कहाँ पर है। तो थोड़ा हम इलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को तो शायद हमें आंसर मिल जाए। तो देखते हैं, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप, ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, और ये इधर एशिया महाद्वीप, ठीक है। और ये यहाँ पर आता है भूमध्य सागर, यहाँ पर कौन सा सागर है, भूमध्य सागर, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। और ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, रेड सी या फिर लाल सागर। ये अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ भूमध्य सागर, यहाँ लाल सागर, और ये वाला जो क्षेत्र है एशिया और अफ्रीका के बीच का, यहाँ पर क्या है, इजराइल और जॉर्डन स्थित है। इजराइल और जॉर्डन कहाँ पर है, यहाँ पर, इस जगह अफ्रीका और एशिया के बीच वाला क्षेत्र यहाँ पर। और ऑप्शन में हमारे पास क्या है, वॉन झील। वॉन झील कहाँ पर है, तुर्की में है। वॉन झील कहाँ पर है, तुर्की में है, तो वॉन झील हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वॉन झील तुर्की में है, न कि इजराइल और जॉर्डन में। दूसरा है बेकाल झील, तो बेकाल झील कहाँ पर है, रूस में। बेकाल झील कहाँ है, रूस में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैस्पियन सागर, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान, रूस, ये जो है देश ईरान कैस्पियन सागर के साथ सीमा बना रहे हैं। तो इजराइल और जॉर्डन का उसमें कहीं से कहीं तक नाम नहीं आया है, तो डी भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या है, मृत सागर, मतलब मृत सागर जो है वो वहां पर स्थित है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है, स्थलीय भाग पर जो सबसे निचला बिंदु है वो कौन सा है, मृत सागर। मतलब ये बहुत स्थलीय भाग में सबसे गहरा बिंदु, स्थलीय, याद रहे स्थलीय भाग में दो भाग है पृथ्वी पर, स्थलीय और जलीय, वाटर एरिया एंड लैंड एरिया। तो अगर हम स्थलीय और जलीय दोनों भाग को मिलाकर बोले कि सबसे निचला स्थान पूरे विश्व का, तो वो हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच। वो कौन सा हो जाएगा, मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में है और ये समुद्र में स्थित है, सबसे निचला हिस्सा। लेकिन जो मृत सागर है वो स्थलीय भाग पर, जो सिर्फ स्थल वाला क्षेत्र है, महाद्वीपों वाला क्षेत्र, तो स्थलीय भाग में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मृत सागर। स्थलीय भाग में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मृत सागर। ये समुद्र तल से 440 मीटर नीचे है और दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। और मृत सागर की खासियत ये है कि यहाँ पर इस सागर में कोई भी तैरता है तो डूबता नहीं है, तो बढ़िया चीज है ये। तो जिसको तैरना नहीं आता हो वो जाओ मृत सागर में जाके तैरो, डूबेंगे ही नहीं, वहां पर डूबेंगे ही नहीं। तो क्यों नहीं डूबते हैं, इसका कारण ये है कि क्योंकि वहां पर डेंसिटी है, घनत्व जो है उस सागर का बहुत हाई लेवल का है, ज्यादा डेंसिटी है, उस वजह से वहां पर इंसान डूबते नहीं है। और ये खारे पानी की झील है, कैसी है,
मृत सागर कैसा है, खारे पानी का है, पानी वहाँ का खारा है, सॉल्टी है, इसलिए वहाँ पर जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन के बीच में पाया जाता है। लोकेशन आप लोग एटलस में देख लीजिएगा, यहाँ पर मैप नहीं लगाया है, तो आप लोग एक बार मैप में जाकर देखना इजराइल और जॉर्डन कहाँ है और कहाँ पर डेड सी जो है या मृत घाटी जो है, सॉरी मृत सागर है वो स्थित है। इसको एक बार मैप में देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोन झील विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है। विश्व की सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सी है, वोन झील जो तुर्की में स्थित है। फिर बैकाल झील, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और ये रूस में स्थित है। कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। और ये खारे पानी की है या मीठे पानी की है, तो कैस्पियन सागर जो है वो खारे पानी की है। कैसी है, खारे पानी की झील है। तो दो फैक्ट बनेंगे, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो भी कैस्पियन सागर। लेकिन अगर विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की बात करें, टेस्ट में सबसे ज्यादा लवणता की बात करें, तो वो कौन सी है, वोन झील टर्की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। ऐसा कौन सा सागर है जिसमें समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है चारों तरफ, एक या दो तरफ नहीं, उसके चारों तरफ समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है। तो जापान चीन सागर, जापान सागर, सार्गेसो सागर और मरमरा सागर। इन चारों में से इन चारों की लोकेशन पता होनी चाहिए। चीन सागर की लोकेशन चीन के पास है, जापान सागर की जापान के पास, लेकिन इसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि चीन कहाँ है, जापान कहाँ है। तो ये देख लेते एक बार शॉर्टकट में, ये है इंडिया, ये यहाँ पर चाइना, इधर जापान आ जाएगा, यहाँ पर है चीन सागर, इधर यहाँ पर जापान सागर, फिर मरमरा सागर, ये तुर्की वाला जो क्षेत्र है, तुर्की, जैसे कि ये अफ्रीका और ये इस जगह जो है अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ जाता है तुर्की। तो तुर्की में है मरमरा सागर और सार्गेसो सागर। तो जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सार्गेसो सागर ही ऐसा एकमात्र सागर है जिसके चारों तरफ जलधाराएं प्रवाहित होती है। तो इसको एक बार हम जूम करके देख लेते हैं बड़े मैप में। ये देखो, ये कौन सा महाद्वीप है, ये उत्तर अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ये नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये यहाँ पर हो गया अफ्रीका और ये ऊपर हो गया यूरोप। मतलब यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में यहाँ ये बीच में ये कौन सा है, सार्गेसो सागर। और ये एकमात्र ऐसा सागर है जिसका कोई भी किनारा नहीं है। जैसे कि जब हम ये भारत की बात करें तो यहाँ पर अरब सागर है, तो इसका तो किनारा बन रहा है एक ये किनारा, लेकिन इसके आसपास कोई किनारा नहीं है। इसके चारों तरफ क्या है, जलधाराएं प्रवाहित होती है। तो कौन कौन सी जलधारा प्रवाहित होती है ये देख लेते हैं। पहली ये यहाँ पर कौन सी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, मतलब उत्तरी विषुवतीय जलधारा। कौन सी जलधारा है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। फिर ये यहाँ पर कौन सी जलधारा प्रवाहित हो रही है, गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पर कौन सी होगी, गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम को और किस नाम से जाना जाता है, यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं गल्फ स्ट्रीम को। और ये इस जगह कौन सी प्रवाहित हो रही है, केनेडी जलधारा, केनेडी जलधारा। तो तीन धाराएं हैं जो इसके चारों तरफ घूमती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। पहली जो हमारा विषुवत रेखा के यहाँ से शुरू होती है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये उत्तरी विषुवतीय। फिर ये इतनी होती है गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पर कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। फिर यहाँ पर है केनेडी जलधारा। तो अब ऐसा भी ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी जलधारा जो है वो गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है। तो सीधी सी बात है, भूमध्य रेखा मतलब गर्म, पूरा क्षेत्र कैसा है, गर्म क्षेत्र है, हॉट एरिया। तो यहाँ से जो भी ऊपर की ओर जाएगी जलधारा वो कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, क्योंकि गर्म क्षेत्र से ऊपर बह रही है गर्म। और ऊपर कैसा है, उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र। तो ऊपर से जो भी जलधारा नीचे की ओर आएगी वो कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। तो ये यहाँ पर है उत्तरी विषुवतीय जलधारा,
ये भूमध्य रेखा से शुरू हो रही है तो ये गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम भी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो ये भी कैसी है, गर्म है। लेकिन केनेडी जलधारा जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो ये कैसी है, ठंडी जलधारा। तो सार्गेसो सागर एकमात्र ऐसा सागर है जिसके चारों तरफ जलधारा प्रवाहित होती है। और कौन कौन सी है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम और केनेडी जलधारा, जिसमें से उत्तरी विषुवतीय जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है और जो केनेडी जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। अब इसका एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सार्गेसो सागर एक ऐसा सागर है जिसका कोई भी किनारा नहीं है, हमने मैप में देख लिया उसका कोई किनारा नहीं है। और ये तीन जो जलधाराएं हैं इसके आसपास प्रवाहित होती है। पुर्तगाली भाषा में सार्गेसम एक घास है जिसे सार्गेसम कहते हैं पुर्तगाली भाषा में, और यहाँ पर सार्गेसम घास ज्यादा पाई जाती है इसलिए इसका नाम सार्गेसो सागर पड़ा है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है और 35 डिग्री से 75 डिग्री देशांतर के मध्य ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट हमारा अंतिम क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज का, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को छांटिए। क्वेश्चन तो सीधा और साधारण समझ में आ गया है, गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। पहला दिया है यूरेनियम, कनाडा, तो बिल्कुल सही है। कनाडा में जो है यूरेनियम उत्पादन अधिक होता है, वहां पर यूरेनियम की बहुत सारी खदानें भी है, तो यूरेनियम के लिए कनाडा प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। और कनाडा के बाद जो दूसरा देश आता है वो कजाकिस्तान आता है यूरेनियम के उत्पादन में। तो पहला ऑप्शन सही है और हमें गलत बताना है, तो पहला तो सही है। दूसरा ऑप्शन है चांदी, चांदी मैक्सिको, तो ये भी सही है। बी ऑप्शन भी सही है क्योंकि मैक्सिको जो है चांदी उत्पादन के लिए अग्रणी माना जाता है। जो सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक, अगर सिल्वर प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक किसी कंट्री की है तो वो है मैक्सिको की। सी ऑप्शन दिया है यहाँ पर थोरियम, भारत। देखो इंडिया, हमारा इंडिया, प्यारा भारत, तो प्यारा भारत किसमें आगे है, थोरियम के उत्पादन में। इंडिया जो है थोरियम के उत्पादन में सबसे फर्स्ट रैंक पर है। और मोनोजोइट का इसका अयस्क है। फिर डी ऑप्शन तांबा। देखो तीन तो हमारे सही हो चुके हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गलत जोड़ा बताना है और डी में क्या दिया है, तांबा के लिए दक्षिण अफ्रीका, तो ये गलत है। कॉपर के लिए दक्षिण अफ्रीका की रैंक फर्स्ट नहीं है। तो देखते हैं कॉपर के लिए कौन सा देश जो है अग्रणी है। आंसर हो गया हमारा डी, क्योंकि वो गलत है। पहला है सही उत्तर, इसका क्या है, तांबा दक्षिण अफ्रीका। ये गलत जोड़ा चूज करना था और गलत जोड़ा कौन सा है, तांबा दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की रैंक तांबा के उत्पादन में फर्स्ट नहीं है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादक देश चिली है। तांबा सर्वाधिक उत्पादित कहाँ होता है, चिली में। तांबे का सर्वाधिक उत्पादक देश चिली, और चिली में कौन सी खान यहाँ पर प्रसिद्ध है, चिली है और चुकी का माता खदान। कौन सी खदान, चुकी का माता खदान, चुकी का माता च से चिली, चुकी का माता खदान चिली में है और तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चुकी का माता खदान को विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है। चुकी का माता में इतना ज्यादा तांबा मिलता है कि उसे पूरे विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तांबा राजधानी विश्व की चुकी का माता, और वो चिली देश में है। और चिली किस महाद्वीप का हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, और इसकी राजधानी क्या है, सेंटियागो। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा है और कनाडा में सिगार खदान है। यूरेनियम के लिए कनाडा प्रसिद्ध है, और कौन सी खदान वहां पर फेमस है, यूरेनियम के लिए सिगार खदान। मेक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ पर प्रसिद्ध खान है चिहुआहुआ खदान। मेक्सिको चांदी के लिए फर्स्ट रैंक पे आता है, और कौन सी खदान फेमस है वहां पर, चांदी च से चिहुआहुआ खान प्रसिद्ध है। और था थोरियम, थोरियम कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज्यादा, भारत में। और थोरियम का अयस्क मोनाजाइट रेट बहुत ज्यादा है केरल। भारत में भी कौन सा तट है, केरल का तटीय प्रदेश है जहाँ पर मोनोजाइट और थोरियम सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ठीक है, ये हमने एक प्रयास किया था आप लोगों के लिए संभावित प्रश्न को देखते हुए कुछ क्वेश्चन तैयार किए थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज का ये अंतिम प्रश्न था जो हम देख चुके हैं। और इस आज का जो है इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।